हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 11 टू 12 फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। इसके अलावा ये पर्टिकुलर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे या ऐसे डिफरेंट एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप पीडीएफ को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस चैनल के अबाउट अस वाले सेक्शन में मिल जाएगी। फिलहाल बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा आप चाहें तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं। फिलहाल ये सब छोड़ते हैं, बात करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी फर्स्ट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ में जाने से पहले पिछले लेक्चर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। अच्छा, जब भी हम लोग बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन कहाँ है, तो आप सभी को ये वाली बात पता चल गई है। डीपीएसपी पार्ट 4 डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर आपको पता होना चाहिए, वो है आर्टिकल नंबर 44 एज इट इज पता होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन इन आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा सेकंड था, इट इंपोजेस कॉमन रूल्स फॉर ऑल कम्युनिटीज एक्सक्लूडिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि एज इट इज ये वाला जो लॉ है ना, ये वाला ना उत्तराखंड में, स्पेशली उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया उसमें सभी कम्युनिटीज को शामिल किया गया एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर बात जो हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो पूरी यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू होगा, यानी समान रूप से सब पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक सेक्शन को छोड़ दिया जाएगा, है ना? तो जब भी ये बात होगी, अगर सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है उसमें ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी लागू होगा वो सभी पर समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ दे या दूसरे रिलीजन को पकड़ ले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखना है, एज इट इज एज सिंपल एज दैट है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट अगर अपने राज्य में लागू करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो एक्सक्लूड भी कर सकता है उस पर्टिकुलर लॉ से, है ना? रिलैक्सेशन भी दे सकता है, वो रिलैक्सेशन टाइप का हो गया। ठीक है। थर्ड था, इसलिए ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया हमारा। इसके अलावा थर्ड था, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है। इसके ऑप्शंस थे, आप सभी को पता है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है? ओनली 3 वाला करेक्ट है। यही वाला आपको आंसर देना था, एज इट इज पता होना चाहिए था। फिलहाल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूँ, क्योंकि अ, देखा जाता है बहुत सारे अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली पीएससी जैसे एग्जाम्स में ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मेरा मेरा प्रयास है कि आपकी होलिस्टिक रूप से, अगर कोई बड़ा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जिससे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनसे मैं ये वाले क्वेश्चन डालने का प्रयास पूरा करूंगा। फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी 12 ऑफ फरवरी 2024, 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती आप सभी को पता है कौन है। इनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 12 फरवरी, हाल ही में 12 फरवरी 2024 को इनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। एज इट इज ध्यान रखना है। क्या क्या चीजें दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको पता होनी चाहिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। सरस्वती जी के बारे में, दयानंद सरस्वती जी की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका बर्थ आपको पता होना चाहिए। स्पेशली अगर हम लोग इनके बर्थ की बात करें तो आप सभी को अब तो याद ही होगा, 12 फरवरी को इनका जन्म हुआ। 12 फरवरी को जन्म हुआ, कब हुआ भाई, कौन सा ईयर था? तो 1824। कहाँ जन्म हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए, टंकारा। टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। टंकारा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। और इनका मूल नाम आप ऐसा कहें, दयानंद सरस्वती तो उन्हें उन्होंने बाद में अडॉप्ट किया, लेकिन मूल नाम जो है, ओरिजिनल नेम जो है, मूल नाम या ओरिजिनल नेम क्या है इनका, इनका एज इट इज ध्यान रखना है, मूल शंकर तिवारी। मूल शंकर तिवारी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्य समाज के संस्थापक हैं, यानी कि फाउंडर ऑफ
आर्य समाज, बहुत फेमस सोसाइटी है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ की? तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1875 बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में की गई थी, है ना? पहले मुंबई को ही बॉम्बे कहा जाता था। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। तो आपको बुक भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो बुक सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी में लिख दिया जाए, सत्यार्थ प्रकाश। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, ठीक है? इन्होंने कौन-सा नारा दिया? तो अगर स्लोगन की बात कर लें आप, तो स्लोगन भी याद होना चाहिए, गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटने की बात इन्होंने की थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आएँगी। तो क्या-क्या याद रखना है? दयानंद सरस्वती जी की 200th बर्थ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की गई। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 टंकारा, गुजरात में हुआ। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? तो ओरिजिनल नाम आप सभी को रखना है, मूलशंकर तिवारी था। ये आर्य समाज के फाउंडर हैं, 1875 बॉम्बे में जिसकी स्थापना की गई। इनकी बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, और स्लोगन है गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की तरफ लौटो, है ना? एज़ इट इज़ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न ज़रूर पूछने को देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया एक प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बर्थ प्लेस में, कहाँ है? जो कि टंकारा में, गुजरात में, वहीं पर इन्होंने ये संबोधन दिया। चलिए थोड़ा-सा बात करते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 टंकारा, गुजरात में इनका जन्म हमने ऑलरेडी देख लिया। अर्लियर नेम इनका मूलशंकर तिवारी था। ठीक है। इसके अलावा फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इसके अलावा फर्स्ट आर्य समाज की यूनिट फॉर्मली सेटअप की गई थी मुंबई इन 1875। अगर बात करें फर्स्ट टू गिव द कॉल फॉर स्वराज एज इंडिया फॉर इंडियन इन 1876, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना? सबसे पहले स्वराज वर्ड किसने दिया? स्वराज की बात किसने की? तो सबसे पहले स्वराज शब्द और स्वराज की बात किसने की? या आप ऐसा कहते हैं सेल्फ रूल के बारे में किसने दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? इंडिया फॉर इंडियंस 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। इसके अलावा इनका फेमस वर्क है सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन। इसके अलावा गिव ए स्लोगन यानी नारा दिया इन्होंने, गो बैक टू वेदास। इसके अलावा दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना भी इन्होंने की 1886 में, टू रियलाइज द विजन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर वही सारी चीजें हिंदी में है। सबसे पहले 1876 में भारत भारतीयों के रूप में स्वराज का आह्वान इन्होंने ही किया था। सारी बातें हिंदी में भी मौजूद है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है 11th ऑफ फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 11th of February paid tributes to पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। अगर बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो इनका जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब है हुआ जन्म? तो अगर जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म हुआ है 25 सितंबर, है ना? आपके किसी दोस्त का जन्म हो तो वहां से याद रखें, 25 सितंबर 1916। कहाँ हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश। कृष्ण जी का भी जन्म वहीं हुआ था क्या? आपको ये वाली बात पता है? उपाध्याय आरएसएस फंक्शनल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फंक्शनरी थे। वाज अमंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के स्थापना करने वालों में से एक थे। लीडर ऑफ द भारतीय जनसंघ फ्रॉम 1853 टू 1953 टू 1968, लॉन्च द वीकली पंचजन्य एंड डेली स्वदेश। इनका क्या याद रखना है आपको? तो जन्म ध्यान रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की गई। इसके अलावा इनका जन्म 25 सितंबर 1916 मथुरा में किया गया। इसके अलावा इनका जो वीकली मैगजीन है ना, वीकली मैगजीन जो है वो है पंचजन्य। मैंने तो बहुत पढ़ी है, आपने पढ़ी हो या कि नहीं पढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मैगज़ीन थी। पंचजन्य, इसके अलावा स्वदेश, ये दोनों बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन थी, है ना? इन्होंने ही लॉन्च की थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ध्यान रखना है, मैगज़ीन के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ना? यही सारी बातें यहाँ पर हिंदी में भी दी गई हैं, तो पीडीएफ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जाने से पहले बात करते हैं यहाँ 11th of February, International Day of Women and Girls in Science।
11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस सेलिब्रेट किया जाता है, एज इट इज इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल डे, अंतरराष्ट्रीय दिवस महिलाओं और गर्ल्स का साइंस के क्षेत्र में इंटरनेशनल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 11th ऑफ फरवरी को। थीम क्या है? वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप इन अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी। सब थीम है थिंक साइंस थिंक पीस। पूरी तरह से बात करें तो इसकी थीम है विज्ञान नेतृत्व में महिलाएं और लड़कियां स्थिरता का एक नया युग, ऐसा कुछ थीम है। तो आप समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में वुमेन और गर्ल्स के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको मोटिवेशन देने के लिए, साथ ही साथ उनकी भागीदारी यानी उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है ना। सिंपल सा है, ध्यान रखना है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की पूर्ण और समान पहुंच और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल सिंपल सा है, जैसा मैंने आपको बताया, महिलाओं और लड़कियों का साइंस के क्षेत्र में योगदान को बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए, उन्हें मोटिवेशन देने के लिए ये पर्टिकुलर दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। इससे से रिलेटेड एक और न्यूज़ आई क्या? वो है स्वाति, यानी कि साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया। स्वाति से कुछ और याद नहीं करना है ना? कि आप अपने पुराने लोगों का नाम याद रख लें। तो स्वाति, स्वाति क्या है? साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पर्टिकुलर जो पोर्टल है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। सिंपल सा है, क्या याद रखना है? स्वाति नाम का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस एट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ध्यान रखना है स्टेम। स्टेम, एक तो स्टेम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। स्टेम में क्या क्या चीजें आएंगी? तो स्टेम का फुल फॉर्म है साइंस, फिर सेकंड टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, फिर मैथमेटिक्स और फिर मेडिसिन, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है। इसका उद्देश्य है स्टेम में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है। एक ऐसा पोर्टल का निर्माण, स्वाति एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जिसमें भारतीय महिलाओं और लड़कियों को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्पेशली किस फील्ड में? तो किस फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के क्षेत्र में रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल का तैयार करना, वो क्या है? स्वाति पोर्टल। इसका फोकस क्या होगा? इसका फोकस होगा साइंस फॉर वुमेन एंड वुमेन इन साइंस। बिल्कुल सिंपल सा है। स्वाति क्या है? स्वाति पोर्टल जो है वो वुमेन एंड गर्ल्स के लिए, स्पेशली उन्हें किन फील्ड में? तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन की फील्ड में रिप्रेजेंट करने वाली महिलाओं के लिए एक पर्टिकुलर पोर्टल तैयार करना। बिल्कुल सिंपल सा है, स्वाति पोर्टल। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर लोकसभा इलेक्शन। अमित शाह जी ने ऐसा कहा। आप सभी को हाल ही में ये पता चला होगा कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ऐसा कहा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम ले आएंगे, इसको इम्प्लीमेंट भी कर देंगे लोकसभा इलेक्शन आने से पहले। क्या है भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? तो सबसे पहले तो बिल होता है ना। जब तक पास नहीं होता कोई भी बिल, वो एक्ट नहीं बनता। चलिए फिलहाल बात करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2016 इन लोकसभा। पहली बात क्या ध्यान रखेंगे, एक एक बात को चिन्हित करते हुए चलना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए, इसी को आप नागरिकता संशोधन विधेयक भी कहते हैं, है ना। ये पहली बार लोकसभा में इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ। बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ये होता क्या है एक्ट, ये पर्टिकुलर एक्ट किसके लिए बनाया जाता है, तो स्पेशली अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, हमारे देश के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है, इंडिया के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है और उस व्यक्ति को हमारे देश की नागरिकता लेनी है, वो इंडियन सिटीजनशिप खुद को कहलवाना चाहता है या हमारे देश की नागरिकता उसे लेनी है, तो उन्हें उनके लिए क्या-क्या कानून होंगे, क्या-क्या प्रावधान होंगे, है ना? इस तरह से बहुत सारे कानून होंगे कि क्या-क्या पर्टिकुलर अलग-अलग कैटेगरी के लिए उन पर्टिकुलर कानून, वो पर्टिकुलर कानून कहाँ दिए होंगे? तो सिटीजनशिप
एक्ट में दिए होंगे। अभी तक क्या चल रहा था? तो अभी तक सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 चल रहा था। यानी 1955 में जो एक्ट सिटीजनशिप लेने के लिए बना था, उसमें जो रूल्स वगैरह दिए गए थे, उसी एक्ट के अनुसार अभी तक बाहर के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा रही थी। लेकिन 2014 में स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद 2016 में एक अमेंडमेंट लाया गया, एक बिल पेश किया गया जिसका नाम क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो मैंने आपको बता दिया, लोकसभा में 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है? क्या था ये मांग? ये बिल उस समय मांग क्या थी? उस समय मांग थी कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 का चल रहा है, उसमें थोड़े से बदलाव होने चाहिए, है ना? एज़ इट इज़ पूरा खारिज नहीं कर रहे हैं, उनमें से कुछ-कुछ चीज़ों पर बदलाव होने चाहिए, वैसा ही बदलाव की बात कह रहा है। यहाँ पर वही बात हो रही है। फिर राज्यसभा में ये सारी चीज़ें हुई, 11 दिसंबर 2019 में पास हो गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। The bill grants citizenship on basis of religion to non-Muslim communities. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होना पता होना चाहिए आपको? ये किसके लिए है? नॉन मुस्लिम, मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए नहीं है भाई। नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। अब नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज कौन-कौन सी होती हैं? जैसे हिंदू हो गए, जैसे बुद्धिस्ट हो गए, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जैसे पारसी हो गए, जैसे जैन हो गए, जैसे सिख्स हो गए, है ना? तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज की। इस बात पे डिफरेंस पता होना चाहिए। द बिल ग्रांट, ये जो पर्टिकुलर विधेयक है ना, ये सिटीजनशिप ग्रांट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर सिटीजनशिप ग्रांट करने वाला है। किसको? नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को, जो कि कहाँ रह रहे हैं? स्पेशली अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम समुदायों, ध्यान रखना है, मुस्लिम समुदायों की बात नहीं हो रही है, गैर मुस्लिम समुदायों को धर्म के आधार पर, दोनों बातें ध्यान रखना है। पहली बात ध्यान रखना है, गैर मुस्लिम यानी कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को, और साथ ही साथ किस बेसिस पर दिया जाएगा ये पर्टिकुलर नागरिकता? तो वो नागरिकता होगी धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना है। इसलिए ये वाला पॉइंट तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दे इंक्लूड, इसमें किसको किसको इंक्लूड किया गया है? तो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन, सिख्स हु फेस परसिक्यूशन इन द थ्री कंट्रीज। इनमें हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जैन और सिख शामिल हैं, जिन्हें इन देशों में, इन्हें स्पेशली इन तीन देशों में, कहाँ-कहाँ? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है ना? यानी कि स्पेशली पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में जिन भी हिंदू, मान लेते हैं किसी बुद्धिस्ट पर्सन को वहां पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, वो चाह रहा है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप ले ले, तो वो क्या करेगा बेसिकली? वो अगर इंटर कर चुका है 31 दिसंबर या उसके पहले से वो रह रहा है, तो उसे भारत की सिटीजनशिप यानी नागरिकता दे दी जाएगी, है ना? सिंपल सा है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई। तो क्या-क्या याद रखना है? पहली बात आपको ध्यान रखना है, 2016 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ये बिल। उसके बाद ये किस बेसिस पर दिया जाता है? तो रिलीजन के बेसिस में सिटीजनशिप ग्रांट करने की बात की गई टू द नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हू एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014। इसके अलावा इसमें इंक्लूड कौन-कौन होंगे? तो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन एंड सिख स्पेशली। इसके अलावा यह विधेयक 6 समुदायों के किसी भी व्यक्ति को जन्म प्रमाण पत्र के बिना भी 6 साल तक भारत में रहकर नागरिकता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाएगा। हालांकि नागरिकता विधेयक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। द सिटीजनशिप बिल शैल नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। स्पेशली आप ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पर ये पर्टिकुलर स्पेशली लागू नहीं होने वाला है ना? इट शैल नॉट अप्लाई टू अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड दैट आर प्रोटेक्टेड बाय इनर लाइन परमिट। यानी स्पेशली आप पूरी तरह से कह ले कि नॉन ईस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये पूरी तरह से बिल्कुल लागू नहीं होने वाला है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अपोज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, और उन्होंने ये अपोज भी किया इसका, सेइंग दैट द ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू फॉरेन रेफ्यूजीज माइट क्रिएट डेमोग्राफिक और एथनिक चेंजेस देयर, यानी कि नागरिकता देने से वहां की जनसांख्यिकी या जातीय परिवर्तन वहां हो सकते हैं, है ना? इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों ने विरोध किया, और पूर्वोत्तर राज्यों ने जैसे ही विरोध किया, वैसे ही स्पेशली वहां पर उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया। तो सिंपल सा है, ध्यान रखना है आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कौन-कौन से राज्य आते हैं? जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, नागालैंड, ये सारे राज्यों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा।
ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है लॉन्च ऑफ यूपीआई सर्विसेज इन श्रीलंका एंड मॉरिशस। मॉरिशस और श्रीलंका में भी यूपीआई की सर्विसेज अब चालू हो चुकी हैं, है ना? यूपीआई आप सभी को पता है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, जो कि अब मॉरिशस और श्रीलंका में भी लागू हो गई है। इसका लॉन्च हो गया, जिसकी मदद से आप पेमेंट आसानी से कर पाते हैं। रुपे कार्ड टू बी लॉन्च्ड इन मॉरिशस। मॉरिशस में रुपे कार्ड भी लॉन्च हो चुका है। तो जो भी वहाँ विज़िट करने वाले हैं उनके लिए, स्पेशली इंडियन विज़िटर्स, उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत ही आसान चीज़ें हो जाएँगी कि वो वहाँ पर भी यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द नेशनल क्रिएटर अवार्ड। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है, ये घोषणा की है कि वो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देगी। नेशनल क्रिएटर अवार्ड, नेशनल क्रिएटर अवार्ड किसे दिया जाएगा? स्पेशली अगर बात करें तो जो ऐसे लोग जो कि कंटेंट राइटिंग करते हैं, कंटेंट राइटिंग करते हैं, आप समझते हैं क्या? मुझे उम्मीद है कि आप समझते होंगे कंटेंट राइटिंग, स्पेशली जैसे इसके अलावा कोई यूट्यूबर्स है, स्पेशली व्लॉग वाले हो गए, व्लॉग वाले सब नहीं, व्लॉग मतलब जैसे कि टूरिज्म का कोई व्लॉग कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई घर का डेली रूटीन दिखा रहा है तो वो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी हो गई, ऐसा कोई क्रिएटिविटी नहीं। ऐसे लोग जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, है ना? है ना? टूरिज़्म वाले ब्लॉग को आप इसमें शामिल कर सकते हैं, है ना? कंटेंट राइटिंग हो गया, यूट्यूबर्स हो गए, व्लॉग ऐसे लोगों को अवार्ड देने के लिए पर्टिकुलर एक अवार्ड की घोषणा की गई, वो क्या है? नेशनल क्रिएटर अवार्ड टू सेलिब्रेट इंडियाज़ डिजिटल इनोवेटर एंड कंटेंट क्रिएटर्स for their impactful contribution to India's digital landscape. The award recognizes exceptional creativity and innovation across 20 plus categories. ध्यान रखना है 20 से ज्यादा कैटेगरीज में ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाएगा। तो फिलहाल आपको ध्यान क्या रखना है? फिलहाल आपको ध्यान रखना है गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया नेशनल क्रिएटर अवार्ड दिए जाएंगे। किसे दिए जाएंगे? तो स्पेशली डिजिटली इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ये अवार्ड दिए जाएंगे। 20 से ज्यादा श्रेणियों में ये अवार्ड दिए जाने वाले हैं। सिंपल सा इतना ध्यान रखना है। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में। आज का आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट है द गवर्नमेंट विल ग्रांट इंडियन नेशनैलिटी टू परसिक्यूटेड मुस्लिम migrants from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. दूसरा citizenship amendment bill was first introduced in 2016. Which of the following statement is correct? ऑप्शन है आपके only first, only two, both one and two, neither one, neither nor two. इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर से जुड़ी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। इन सोशल मीडिया हैंडल्स स्पेशली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड ही सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, है ना? हम लोग फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इस सेशन को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे, जिससे हमारे चैनल की भी ग्रोथ हो सके और आप मुझे भी उससे मोटिवेशन मिल सके। साथ ही साथ कुछ अच्छा फीडबैक हो तो आप वो भी जरूर बताएं। फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।